हेलो दोस्तों, चलिए इसके आगे चलते हैं। इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में मैंने बताया था फ्लो एंड कंट्रोल का डिफिनेशन और उसका टाइप्स भी बताया था। सिलेक्शन स्टेटमेंट और इन उसके बाद एट्रेशन स्टेटमेंट फिर है इसके उसके प्रकार भी बताया था सिलेक्शन स्टेटमेंट का, इफ और एल्स और इफ एल्स के बारे में मैंने बताया था। चलिए आज का टॉपिक है इटरेशन स्टेटमेंट लूपिंग। इसको क्या बोलते हैं, यानी कि इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है और इसको किस नाम से भी जानते हैं, इसका डेफिनेशन जानते हैं और इसका प्रकार क्या होता है, कितने प्रकार होता है और ये कितने इसके पार्ट होते हैं और कौन कौन होते हैं, ये अभी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिख दिया है। ध्यानपूर्वक इसे समझिएगा और इसका ज़रूर आप, मैं आशा करता हूँ कि इसका मैं आप लोग का मैं अच्छी तरह से मैं समझा पाऊँगा। ठीक है, और चलिए इसके आगे चलते हैं कि ये टॉपिक आज का मेरा है इटरेशन स्टेटमेंट, क्लास 12th वालों के लिए है। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 12th वालों के लिए। जो क्लास 12th वालों के लिए जो C++ लैंग्वेज उन लोगों को पढ़ना पड़ता है और वही उसी का टॉपिक है, टॉपिक 4 का, जिसका नाम था फ्लो एंड कंट्रोल। फ्लो एंड कंट्रोल टॉपिक का यह पार्ट है। फ्लो एंड कंट्रोल का टॉपिक का यह पार्ट है जिसका नाम इटरेशन स्टेटमेंट है। चलिए आज का टॉपिक हम इसको जानते हैं कि ये चीज़ क्या होता है, इसके बारे में अभी हम जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि इटरेशन स्टेटमेंट क्या होता है। इसको हम लूपिंग भी बोलते हैं। लूप कहने का मतलब यह हुआ कि लूप मतलब एक के बाद एक अन्य की दोहराते चले आना, उसी को लूपिंग कहते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट विच इज यूज्ड फॉर रिपीट द वर्क until the given condition is fulfill is known as a iteration statement। इसमें बोल रहा है कि वैसा स्टेटमेंट जो रिपीट करता हो, यानी कि वैसा स्टेटमेंट, वैसा कंडीशन जो एक के बाद रिपीट करते चले जाता हो, यानी कि एक के बाद रिपीट करता हो, उसी को हम इटरेशन स्टेटमेंट कहते हैं, यानी कि लूप। इसको हम इटरेशन स्टेटमेंट, इट इज आल्सो नॉन एज लूपिंग और लूप, इसको हम लूपिंग और लूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इटरेशन स्टेटमेंट को हम लूपिंग और लूप के नाम से भी जानते हैं। इसको हम यह भी कह सकते हैं कि यह यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि ये इटरेशन स्टेटमेंट वह चीज़ को बताता है कि यानी कि एक के बाद एक जो कंटिन्यू काम को करता हो, यानी कि एक के बाद एक काम खत्म हुआ तो दूसरा काम खत्म हुआ तो तीसरा काम, यानी कि ये अपना कंटेंट बनाकर चलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, इटरेशन स्टेटमेंट। ठीक है, इसको लूपिंग और लूप के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद फिर इसका प्रकार यहाँ बोल रहा है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। इसका 3 प्रकार का लूप होता है, ये ध्यान से समझिएगा कि ये 3 प्रकार का लूप इसका होता है। ठीक, पहला हो गया फॉर लूप, दूसरा हो गया विल लूप और तीसरा हो गया डू विल लूप। ठीक है, इसको हम इस तीनों जो फॉर लूप, विल लूप, डू विल लूप, ये लूप का प्रकार है, यानी कि इटरेशन स्टेटमेंट का प्रकार है। ठीक है, इसको हम नेस्टेड लूप के नाम से भी जानते हैं। जो ये दिख रहा है इसको हम नेस्टेड लूप के नाम से भी जानते हैं। ठीक, और नोट इसमें बोल रहा है कि द लूप वर्क विथ द हेल्प ऑफ 4 टर्म, यानी कि जो ये लूप जो काम करता है, लूप वो यानी कि कितने स्टेप में काम करता है, 4 टर्म पर, 4 टर्म में। ठीक, यानी कि लूप जो काम करेगा वो है सो 4 कंडीशन पे इसका 4 टर्म में काम करेगा। सबसे पहले है कि इसमें बोल रहा है कि सबसे पहले तो हम यहाँ जान गए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लूप। पहला फॉर लूप, दूसरा विल लूप, डू विल लूप। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर द लूप वर्क विथ द हेल्प ऑफ 4 टर्म, यानी कि लूप है सिर्फ 4 कंडीशन पे इसका रहता है बेस। और पहला इसमें आ गया कि पहला लूप में इनिशियलाइजेशन, यानी कि स्टार्टिंग वैल्यू। ठीक है,
इनिशियलाइजेशन मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, कहने की मतलब जिस जगह से हम शुरुआत करेंगे काम करने के लिए, तो वहाँ का अब हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू हो जाएगा। कहने के मतलब कि हम यहाँ खड़े हैं, यहाँ से हम चल वहाँ तक जाने का प्रयास करेंगे, यहाँ से वहाँ तक चलेंगे, तो मेरा सबसे पहले स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पर होगा। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी जगह से एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करने के लिए सबसे पहले हमारा क्या होता है, स्टार्टिंग वैल्यू होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पे बोल रहा है कि लूप में सबसे पहले इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू होगा, उसके बाद कंडीशन होगा, यानी कि एंडिंग वैल्यू होगा। कहने का मतलब है कि जब हम किसी भी काम या किसी एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं या करते हैं, तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग वैल्यू होता है, और जब काम को हम पुनः करके उसको स्टॉप करते हैं, तो वहाँ पे मेरा कंडीशन बनता है एंडिंग वैल्यू, यानी कि रुक जाते हैं काम करने के बाद, तो उसी का है यहाँ पे बोल रहा है एंडिंग वैल्यू होता है। उसके बाद आ जाता है अपडेशन, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहने का मतलब यह हुआ कि कहने का मतलब है कि हम यहाँ से 10 कदम चले, ठीक है, यहाँ से हम 10 कदम चले, ठीक है, तो मेरा काउंटिंग का कैसे होगा, यानी कि 10 कदम चले, यानी 1 से लेकर 10 तक मैंने चला, 1 से लेकर मैंने 10 तक चला, तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू इनिशियलाइजेशन वैल्यू मेरा 1 रहा, और मेरा कंडीशन क्या रहा 10, यानी कि 1 से 10 कदम चला मैंने, तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू 1 रहा, और कॉमन डिफरेंस उसमें हो जाएगा एक एक करके, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा कॉमन डिफरेंस रहा 1, यानी एक एक करके एक एक कदम हम बढ़ाएंगे तभी ना हम 10 कदम जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा रहा अपडेशन कॉमन डिफरेंस। अब इसमें बोल रहा है स्टेटमेंट, यानी कि मैसेज। इसमें स्टेटमेंट में ये बोल रहा है कि हम मैसेज को क्या, मतलब कि स्टेटमेंट यानी कि मैसेज कहने का मतलब है कि हम किसी भी काउंटिंग कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, लास्ट मेरा 6 है, ठीक है, लास्ट मेरा 6 है। मेरा ये हो जाएगा मेरा ये मेरा हो जाएगा क्या चीज़, इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट स्टार्टिंग वैल्यू, ये मेरा कंडीशन हो जाएगा। कंडीशन, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन, ये मेरा कंडीशन हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस मेरा ये वाला हो जाएगा, अक्का करके जो जाएगा, सो एक मेरा एक क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा अपडेशन का। और स्टेटमेंट मेरा मैसेज क्या बोल रहा है कि ये कंटिन्यू रिपीट कर रहा है, मैसेज मेरा यह बोल रहा है कि ये रिपीट कर रहा है, यानी कि 1 से लेकर 6 तक मैंने इसका काउंट किया, तो इसका स्टार्टिंग वैल्यू 1 है, एंडिंग वैल्यू मेरा 6 है, और इसका कॉमन डिफरेंस 1 है, और इसका मैसेज बोल रहा है कि कंटिन्यू लगातार एक के बाद एक रिपीट करते जा रहा है, ठीक है। ये तो समझ में आ गया होगा। इसके जस्ट मैं आगे इसका फॉर लूप का डिफिनीशन और एग्जांपल अभी जस्ट मैं बताऊंगा, ठीक है। मैं ये इसे ध्यानपूर्वक समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके जस्ट आगे मैं बताऊंगा फॉर लूप का, ठीक। चलिए इसके आगे चलते हैं। मैंने बताया था इसका इटरेशन स्टेटमेंट का डिफिनेशन और उसका प्रकार मैंने बताया अभी जस्ट आगे। उसके बाद ये इसमें ये इसका इटरेशन स्टेटमेंट का पहला टाइप है जिसका नाम फॉर लूप है, ठीक है। फॉर लूप है और इसका डिफिनेशन क्या बोल रहा है फॉर लूप का। फॉर लूप यानी कि द फर्स्ट लूप इज नॉन एज फॉर लूप, यानी कि लूप का पहला लूप को ही फॉर लूप कहते हैं, ठीक है। फॉर लूप इज नॉन एज काउंट कंट्रोल लूप। कहने का मतलब यह हुआ कि लूप का पहला लूप ही लूप कहलाता है, ठीक है। द फर्स्ट लूप इज नॉन एज फॉर लूप, यानी कि पहला लूप का ही फॉर लूप कहते हैं। और फॉर लूप इज नॉन एज काउंट कंट्रोल लूप, ठीक है। यानी कि और फॉर लूप को एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम काउंट कंट्रोल लूप भी है।
यानी कि फॉर लूप को काउंट कंट्रोल लूप भी कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें बोल रहा है कि द फॉर लूप, हम तो यह जान गए कि फॉर लूप को काउंट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। और इसमें और बोल रहा है कि द फॉर लूप कंटेन, यानी कि फॉर लूप अपने अंदर क्या रखता है, कंटेन, यानी कि इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड अपडेशन, यानी कि इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग वैल्यू भी रखता है, कंडीशन एंडिंग वैल्यू भी रखता है, उसके बाद अपडेशन यानी कि कॉमन डिफरेंस को भी रखता है, कौन, फॉर लूप, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। यहाँ तक मैंने क्या बताया कि फॉर लूप के अपने अंदर क्या क्या रखता है, इनिशियलाइजेशन, अपडेशन और अपडेशन और उसके बाद कंडीशन, ये तीनों को रखता है, ठीक है। इसके पहले हम फिर जान लेते हैं कि ये फॉर लूप क्या होता है। समझ में आ गया फॉर लूप। इसका सिंटेक्स आप जानते हैं। सिंटेक्स में इसमें बोल रहा है कि सिंटेक्स में यहाँ पे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, कंडीशन होगा, फिर अपडेशन होगा, ठीक। ये तीन पॉइंट रहेगा इसका। उसके बाद एक इसी तरह से क्वेश्चन बनेगा, जिसका इस क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 1 से लेकर 10, यानी कि इसमें बोल रहा है बाय यूजिंग फॉर लूप। कहने का मतलब यह हो रहा है कि 1 से लेकर 10 तक एक प्रोग्राम को लिखना है, ठीक है। और उस एक से लेकर 10 को तक प्रोग्राम को लिखना है और उसे और डिस्प्ले करना है। डिस्प्ले करना है कि 1 से लेकर 10 तक हम गिनती को कैसे लिखेंगे, यानी कि कोडिंग के माध्यम से, ठीक है। हम सिंपल अब में तो लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से हम अपने अपने हिसाब से इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से अपने हिसाब से लिख देते हैं। लेकिन कंप्यूटर कंप्यूटर इस तरह से कब लिखता है, जब इसके आधार पर इस तरह से सिंटेक्स और कोडिंग उसके अंदर लिखा जाता है। कंप्यूटर इस तरह से तभी लिखता है जब उसके अंदर इस तरह से सिंटेक्स के हिसाब से जब वो अपना कोडिंग लिखा हो रहता है, तभी इस तरह से लिखता है। नहीं तो हम लोग तो इस तरह से तो लिख देते हैं, लेकिन कंप्यूटर इस तरह से तभी लिखता है जब इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले करना है 1 से लेकर 10 तक बाय यूजिंग फॉर लूप, यानी कि फॉर लूप यूज करके इसका बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मेरा हेडर फाइल रहा। हेडर फाइल लिखना बहुत ज़रूरी है। हेडर फाइल लिखेंगे तभी हम आगे इसका कोडिंग को लिख सकते हैं, ठीक है। कंप्यूटर में सबसे पहले हेडर फाइल ज़रूरी है लिखना। बिना हेडर फाइल के तो कोई भी कोडिंग लिखाएगा ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले हम हेडर फाइल लिख देंगे, वर्ड में लगाएंगे, यहाँ पे क्लोज सॉरी इसमें ओपन होगा, ओपन ब्रैकेट देना है। उसके बाद CL यहाँ पे क्लियर स्क्रीन लगाना है। उसके बाद इंटीजर में क्या लिखना है, ये मेन पॉइंट है, इसको समझिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि आई इक्वल लगाएंगे, फिर 1, आई यहाँ पे इंटीजर है और इक्वल क्या है 1, सेमीकोलन बंद करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। फिर इसमें बोल रहा है कि आई ग्रेटर दैन इक्वल ग्रेटर दैन 10 ही तक जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे। आई प्लस प्लस का मतलब होता है या फिर आई प्लस प्लस या फिर प्लस प्लस आई या आई प्लस इक्वल 1, कहने का मतलब इसका मतलब होता है 1, यानी एक एक करके जोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे ओपन ब्रैकेट होगा। सीआउट में मेरा क्या दर्शाएगा, सीआउट में हमको यहाँ पे डिस्प्ले करना है ना, तो डिस्प्ले में सबसे पहले हम यहाँ तो आई का वैल्यू दिखाएगा। उसके बाद क्लोज करेंगे, उसके बाद क्लोज ब्रैकेट में सेमीकोलन से यहाँ तक बंद करेंगे, ठीक है। जब हम इतना प्रोग्राम को लिखते हैं तो मेरा आउटपुट क्या आता है, इस तरह से ये मेरा आउटपुट निकलता है, ये मेरा कंप्यूटर से आउटपुट निकलता है। यानी कि इतना कोडिंग को लिखने के बाद मेरा इस तरह से इसका क्या बनेगा, काउंट होगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से। अगर यदि हम यहाँ पे हम इसी तरह अब 1 से लेकर 100 तक गिनती भी लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है।
ये रहा फॉर लूप का एग्जाम्पल। और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चन इसका बनेगा, जैसे 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखना, टेबल लिखना, या तो फिर बहुत सारे इसका मतलब क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। यानी कि सबसे पहले ये कोडिंग है, ये कोडिंग को समझना होगा। पहले इससे पहले सिंटेक्स को समझना होगा, और सिंटेक्स से पहले ये वाला समझना होगा, लूपिंग। लूपिंग क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, ये सबको जानना पड़ेगा, तभी इस तरह से हम इस तरह से ऐसे ऐसे क्वेश्चन को हम बना पाएंगे। ठीक है, इसके जस्ट आगे मैं अभी बताऊंगा, जिसका नाम ये फॉर लूप मैंने बता दिया। उसके बाद है डू विल लूप। ठीक है, डू विल लूप है, विल लूप है, डू विल लूप और विल लूप, दो ही लूप बचा है, और दोनों लूप अभी मैं बता दूंगा। तब तक इसको आप स्क्रीन को शॉर्ट करके और अपने रफ या प्रॉपर तरीके से नोट बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, एक और क्वेश्चन है इसमें। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसके आधार पर मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जो इसके जस्ट पहले मैंने एक क्वेश्चन बनाया बताया, उसी के आधार पर एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि राइट ये प्रोग्राम टू डिस्प्ले 30 to 80 तक बाय इंक्रीजिंग वैल्यू 10, यानी कि 30 से स्टार्ट करना है, और कहाँ तक जाना है, 80 तक जाना है। यानी कि 30 से स्टार्ट करना है और 80 तक ही जाना है। ये नहीं 30 से ना कम जाना है, ना 80 से ज़्यादा जाना है। यानी कि 30 से स्टार्ट करना है, से 80 तक ही रुकना है। ठीक है, इसमें बाय इंक्रीजिंग वैल्यू 10, यानी कि 10 लेके जाना है। सर ये क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोग्राम को डिस्प्ले करना है जो 30 से लेकर 80 तक ही वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, सॉरी 90 तक तो नहीं जाएगा, 80 तक ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद कैसे हम इसको डिस्प्ले करेंगे, सबसे पहले हम हेडर फाइल, तो ये वाला हेडर फाइल लिख लेंगे। हेडर फाइल हेडर फाइल लिखेंगे। हेडर फाइल में तो इंक्लूड iostream.h, इंक्लूड conio.h, वाइड वाइल लगाएंगे, ओपन करेंगे, फिर क्लियर स्क्रीन लगाएंगे, फिर इंटीजर लिखेंगे। इंटीजर में मेरा आई है और फॉर लूप है, तो आई का मान आई से शुरू होगा। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, इनिशियलाइजेशन और स्टार्टिंग वैल्यू मेरा यहाँ पे है, और एंडिंग और कंडीशन पूरे यहाँ पे है मेरा। ठीक है, 80 तक ही जाएगा, और अपडेशन मेरा कितना रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ ओपन होगा, फिर यहाँ पे सी आउट करेगा, उसके बाद यहाँ पे क्लोज करेगा, फिर GTCH लगाएगा या क्लोज सेमीकोलन से। उसके बाद ये जब हम इतना प्रोग्राम को लिखेंगे और रन करेंगे, तो मेरा रिजल्ट क्या आएगा, आउटपुट में मेरा रिजल्ट इस तरह से आएगा। कहने का मतलब है कि 30, 40, 50, 60, 70, 80, ये इस तरह से मेरा क्या आएगा, इसका आउटपुट आएगा। ठीक, इस तरह से मेरा आउटपुट आएगा। जब हम इतना प्रोग्राम को लिखेंगे, उसके बाद ये मेरा कि इस तरह से आउटपुट आएगा। ठीक, और ये मेरा आउटपुट रहेगा इसका इस तरह से। जब हम ये वाला प्रोग्राम इस तरह से लिखेंगे, और जब इसका हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब। ठीक है, और ये रहा क्वेश्चन फॉर लूप का मैंने 2 क्वेश्चन बताया। और अब फिर इसके आगे है विल लूप का डिफिनेशन बताऊंगा, और उसका एग्जांपल भी मैं बता दूंगा। ठीक है, ये इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक समझिएगा। आज का वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा विल लूप और उसका एग्जांपल, और उसका एक दो और एग्जांपल बता देंगे, बस समझ में आ जाएगा पूरी अच्छा से। मैं और इसका आप समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, अगर यदि कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि
कुछ दिक्कत या परेशानी हो तो मैं दोबारा बताने का कोशिश करूँगा, ठीक है। आज तक मेरा टॉपिक यही रहा। क्लास 12th वालों के लिए मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आज बताया हूँ आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज तक वीडियो मेरा यहीं तक रहेगा, ठीक है। ओके, जय हिंद दोस्तों।